नमस्कार मित्रों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में बात करेंगे हम तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्दों की। यानी हम शब्दों के विषय में, शब्द की परिभाषा और शब्द के जो प्रकार थे वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। तो आज हम बात करेंगे तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने की, यानी उनको किस प्रकार पहचाने कि जो तत्सम शब्द है वो कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो एक तो इनकी बात करेंगे, बाकी हम बात करेंगे संकर शब्दों की, देशी शब्दों की और विदेशी शब्दों की। तो मित्रों, बात करें हम आज जो अपना पहला टॉपिक होगा वो होगा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की जो प्रकार है उनमें तत्सम शब्द की। तो आज की हम बात करेंगे तत्सम शब्द किसे कहेंगे। तत्सम शब्द यानी आज की कक्षा में हम बात करेंगे तत्सम शब्दों की। तो मित्रों, बात करेंगे तत्सम शब्द की। पहले हम लिख ले तत्सम शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तत् और दूसरा है सम। यानी तत्सम जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। और यह बात हमने पिछली कक्षा में भी कर ली थी कि तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है सम्मान। और उसके अर्थ होता है, तत्सम का अर्थ होता है सम्मान, यानी उसके सम्मान। और किसके सम्मान? संस्कृत के, संस्कृत या मूल भाषा। यानी तत्सम शब्द किसे कहेंगे? यानी वे शब्द जो अपनी मूल भाषा से, यानी जिस प्रकार जिस भाषा में थे, जैसे बात करें हिंदी भाषा की, मूल भाषा क्या है कि हिंदी जो अपनी भाषा है इसकी मूल भाषा क्या है या मूल भाषा कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा संस्कृत। तो वे शब्द जो अपनी मूल भाषा से जिस रूप में थे उसी रूप में दूसरी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और मित्रों, कि वे शब्द, यानी वे शब्द जो अपनी मूल भाषा में जिस रूप में थे उसी रूप में वो दूसरी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब मित्रों, परिभाषा इसमें आपको, आप यानी खुद भी आप इसे लिख सकते हो कि तत्धन, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना तत्धन सम। तत्कार होता है उसके, समकार होता है सम्मान, यानी उसके सम्मान। और उसके यहाँ पर किसका अर्थ होगा? संस्कृत के। क्योंकि हिंदी भाषा की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और जिस रूप में थे उसी रूप में वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब मित्रों याद रखिए कि तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। जैसे मैं कुछ तत्सम शब्द लिखूं, जैसे मैंने लिखा शमशुरू। एक मिनट, बोर्ड को साफ कर दो पहले। जैसे मैंने लिखा अकार्य, पहले ये लिख दिया अकार्य। दूसरा लिखा हरिद्रा, आम्रचूर्ण लिखा मैंने आमलक, अक्षी, दंत, चंद्र, चंद्र, और लिखा मैंने काक,
दधी। तो यानी वे शब्द जो संस्कृत, अकार्य तो इसका तद्भव रूप होगा अकाज, हरिद्रा का हल्दी, आम्रचूर्ण का अमचूर, आमलक का आमला, अक्षी का आंख, दंत का दांत, चंद्र का चांद, काक का कौवा और दधी का दही। तो मित्रों ये तो है तत्सम शब्द, यानी ये जिस रूप में थे उसी रूप में अपने हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए। यानी जिस रूप में थे, जैसे कार्तिक को बात करें कार्तिक, तो कार्तिक का होगा कार्तिक, है ना, कार्तिक शब्द है ये तत्सम है, तद्भव रूप होगा कार्तिक। अब जैसे काश, ये एक शब्द है जैसे काश, तो ये अब इसका जो तद्भव रूप होगा वह होगा खांसी, यानी काश का तद्भव रूप होगा खांसी। और बात करें जैसे कच्छप, तो कच्छप जो शब्द है ये कौन सी भाषा, किस, यानी तत्सम है कि तद्भव है, तो कच्छप शब्द तत्सम होगा। और इसकी बात करें कि इसका तद्भव रूप क्या होगा, तो कच्छप का होगा कछुआ, यानी कच्छप का तद्भव रूप क्या होगा कछुआ। अब जैसे सर्प है, ससर्प है तो ससर्प का सरसों। तो मित्रों गंभीर की बात करें तो गहन गहन, और बात करें कि ग्रामीण, ग्रामीण जो शब्द है यह तत्सम है, और इसका बिगड़ा हुआ रूप अर्थात तद्भव जो रूप है वो होगा गंवार। तो मित्रों अब आपको कुछ बिंदु लिखवाता हूं, यानी वे बिंदु जो आपको तत्सम शब्दों को पहचानने में मदद करेंगे। यानी आप अगर ये 4 या 5 जो बिंदु है अगर इनको याद कर लेते हो तो आपको कभी भी तत्सम और तत्सम जो तद्भव शब्द है, यानी जो तत्सम और तद्भव शब्द है इनको पहचानने में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो पहले लिखूं मैं तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए प्रमुख बिंदु। अब मित्रों यह तत्सम शब्दों को कैसे पहचाने, तो पहला बिंदु है संयुक्ताक्षर, या लिख दू संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। यानी संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से बने हुए जो भी शब्द होंगे, संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से बने हुए जो भी शब्द होंगे वो अधिकांश तत्सम होते हैं, अधिकांशतः तत्सम होते हैं। अब है दूसरा बिंदु दूसरा बिंदु अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक बात करें तो चंद्र बिंदु के प्रयोग से बने शब्द तत्सम नहीं होते। यानी जिन शब्दों के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगी हो तो वे शब्द कभी भी चंद्र बिंदु युक्त जो शब्द होते हैं वो कभी भी तत्सम शब्द नहीं होते। पहला बिंदु याद रखिए कि संयुक्त अक्षरों से बने हुए शब्द तत्सम होते हैं। बात करें कि अनुनासिक, यानी अनुस्वार की जगह जो अनुनासिक हम लगाते हैं तो ये तो हमने बनाया बाद में, यानी मूल भाषा में चंद्र बिंदु है ही नहीं, कि अपनी जो मूल भाषा संस्कृत है उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता ही नहीं था, ये तो हमने बाद में बनाया है। तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के प्रयोग से बने शब्द तत्सम नहीं होते। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु से बने शब्द तद्भव होते हैं। अब बात करें तीसरे बिंदु की, यानी ताड़न जात।
के प्रयोग से बने शब्द तत्सम नहीं होते। तीसरा बिंदु कि अनुनास, जैसे दूसरा बिंदु पढ़ा हमने तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु से बने हुए शब्द कभी भी तत्सम शब्द नहीं होते, वो तद्भव होते हैं। उसी प्रकार तीसरा बिंदु यड़ा और ड़ और ढ यानी जो ताड़न जात जो शब्द है, ताड़न जात वर्णों के योग से बने हुए जो शब्द बनेंगे, यानी ताड़न जात वर्णों के योग से बने हुए शब्द सदैव तद्भव या देशी विदेशी में तो होता नहीं, तद्भव होंगे। और ये जो शब्द हैं यानी ताड़न जात ड और ढ वाले जो शब्द हैं वो कभी भी तत्सम शब्द नहीं होते, यानी इनका प्रयोग ड़ और ढ तो हमने इनको बाद में बनाया है, तो इनका प्रयोग सदैव तद्भव शब्दों में ही होता है। और विदेशी शब्दों के नीचे तो ये प्रयुक्त नहीं होते, यानी विदेशी शब्दों के नीचे तो हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं, यानी जो नुक्ता बिंदी होती है उसका प्रयोग करते हैं। और मित्रों बात करें कि अगला अपना चौथा बिंदु, जो चौथा बिंदु है वो भी आप याद रखिए कि अनु जो नासिक है, अनुनासिक, अनुनासिक में हमने पहले पढ़ा चंद्र, ये चंद्र बिंदु का तत्सम रूप अनुस्वार होता है। मित्रों याद रखिए कि अनुनासिक का अगर आपसे कभी परीक्षा में भी पूछा जाए कि अनुनासिक जो वर्ण है उसका तत्सम रूप क्या होगा, अनुनासिक का तत्सम रूप क्या होगा, तो आपका सही उत्तर होगा फिर अनुस्वार। तो अनुस्वार वाले जो शब्द होंगे वो सदैव तत्सम होंगे और अनुनासिक वाले जो वर्ण शब्द होंगे वो सदैव तद्भव होंगे। अब बात करें कि पांचवा तथ्य यानी तत्सम शब्दों को पहचानने लिए कि जो पांचवा तथ्य है वह है कि री जो शब्द है यानी री जो वर्ण है इसके प्रयोग से बने हुए जितने भी शब्द हैं, यानी री ऋषि वाला, इसके प्रयोग से बने हुए जितने भी शब्द हैं वो सदैव तत्सम होंगे। मित्रों कि री जो स्वर है ये संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होता है, हिंदी और जो शब्द संस्कृत भाषा के थे और जिस रूप में थे वो हिंदी भाषा में आए, तो इनका जो रूप है यानी री से बने हुए जो शब्द है वो सदैव तत्सम होंगे। तो रीस के योग से, री के योग से बने हुए शब्द सदैव तत्सम होते हैं। मित्रों याद रखिए कि री का प्रचलन अब हिंदी भाषा में नहीं होता, यानी अभी उन शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, क्योंकि जो री है इसका जो प्रयोग है वह आजकल इस री के रूप में होने लगा है। इस वजह से इसको हम तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग होता ही नहीं है, यानी जो री से बने हुए शब्दों का प्रयोग कभी तद्भव शब्दों में नहीं होता है। री का प्रयोग या री से बने हुए शब्दों का प्रयोग सदैव तत्सम शब्दों में ही होता है। और मित्रों अपना जो तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए हमने जो बिंदु प्रमुख पहचानने के लिए जो प्रमुख बिंदु थे उनमें अपना लास्ट का बिंदु है छठवा जो बिंदु है वे शब्द जो बोलने या लिखने में कठिन प्रतीत हो वहां सदैव तत्सम
शब्द होते हैं। वे शब्द जो या तो बोलने में या फिर लिखने में हमें कठिन से लगे, या तो बोलने में उच्चारण करने में कठिन प्रतीत हो या फिर लिखने में हमें कठिनाई आए, तो वे शब्द भी सदैव तत्सम शब्द ही होते हैं। यानी संयुक्ताक्षर वाले संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। दूसरा है अनुनासिक वाले शब्दों, यानी अनुनासिक का प्रयोग कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों के ऊपर अनुनासिक या चंद्र बिंदु लगा हो तो वो तत्सम शब्द नहीं हो सकते। तीसरा बिंदु है ड और ढ के योग से, यानी ताड़न जात के योग से या ड और ढ शब्दों के योग से बने शब्द भी तत्सम नहीं होते। तो अगर इन शब्दों के योग से कोई शब्द बना होगा तो वो सदैव तद्भव होगा। और अनुनासिक के जो अनुनासिक का अगर तत्सम रूप आपसे पूछा जाए तो वो अनुस्वार होगा। और मित्रों बात करें कि री के प्रयोग से, ऋषि वाले के प्रयोग से बने हुए जो शब्द हैं वो सदैव तत्सम शब्द ही होते हैं, क्योंकि री का प्रयोग संस्कृत भाषा में ही होता था और हिंदी की मूल भाषा की बात करें तो वो संस्कृत ही है। इसलिए आप सदैव ये याद रखिए कि री के प्रयोग से बने शब्द सदैव तत्सम होते हैं। और मित्रों अंतिम बिंदु की बात करें कि वे शब्द जो या तो बोलने में या फिर लिखने में हमें कठिनाई या कठिन प्रतीत हो, या तो लिखने में हमें कठिनाई आए या बोलने में अगर कठिनाई आ रही है या कठिन प्रतीत हो रहे हैं, तो वहां सदैव तत्सम शब्द ही होते हैं। तो ये तो हुए अपने तत्सम शब्द। अब तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे हिंदी भाषा में आते आते उनका रूप बदल गया, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोल के भी बताए थे, जैसे आम्रचूर्ण शब्द है तो इसका क्या बनेगा, अम्लचूर्ण बनेगा। जैसे अंगुष्ठ है तो अंगुष्ठ का तद्भव रूप क्या बनेगा, तो अंगुष्ठ का बनेगा अंगुष्ठा। तो मित्रों मैं आपके सामने कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों के एक सारणी आपके सामने बनाता हूं, यानी कुछ शब्द लिखता हूं जिनका तद्भव और तत्सम रूप आपके सामने लिखा होगा। तो मित्रों हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव शब्द, यानी तत्सम शब्द तो हमने पढ़ लिया कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और जिस रूप में थे उस रूप में वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, तो उन्हें तत्सम। और वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और हिंदी भाषा में आते आते उनका रूप बदल गया। तो मैं आपके सामने, मैंने आपको कुछ सारणी दिख रही होगी, यानी ये शब्द जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। और तत्सम शब्दों को पहचानने के मैंने आपको 6 नियम भी बताए हैं। तो बात करें कि अकार्य शब्द, अकार्य शब्द तत्सम है तो इसका तद्भव रूप क्या होगा, अकार्य का तद्भव रूप होगा अकाज। अब है अगम्य, अगम्य शब्द है तो इसका तद्भव रूप होगा आगम। आश्चर्य, आश्चर्य जो शब्द है इसका, यानी ये अगम्य संयुक्ताक्षर अकार्य, तो आश्चर्य को होगा अचरज, अचरज। अब बात करें अमावस्या, अमावस्या तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव रूप होगा अमावस, अमावस। अब बात करें उज्ज्वल, उज्ज्वल का उज्ज्वल तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा उजला, उजला। अब बात करें काष्ठ, तो काष्ठ भी देखो संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर, ये भी संयुक्ताक्षर ये भी संयुक्ताक्षर, तो काष्ठ का तत्सम तद्भव रूप होगा काठ। कुकुर शब्द, कुकुर शब्द का कुत्ता। अब है गर्त, गर्त का मतलब होगा गड्ढा। फिर अब क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द यानी क्षत्रज्ञ, इनसे बने हुए शब्द भी सदैव तत्सम ही होते हैं। तो मित्रों क्षत्रिय जो शब्द है
इसका तद्भव रूप होगा खत्री। फिर है क्षीर, क्षीर का होगा खीर। फिर है ग्रामीण, ग्रामीण का तद्भव रूप होगा गंवार। फिर है ग्रंथि, तो ग्रंथि अनुस्वार वाला शब्द है। अब इसका जो तद्भव रूप बनेगा तो अनुस्वार की जगह तद्भव रूप क्या आ जाएगा, चंद्र बिंदु वाला। तो यहां पर शब्द बनेगा गांठ। फिर पंचम है अनुस्वार है, इसका जो तद्भव रूप बनेगा उसमें भी फिर वो अनुस्वार की जगह अनुनासिक वर्ण आ जाएगा और शब्द बनेगा अपना 5 गोमय। गोमय का तद्भव रूप होगा गोबर। फिर है ग्राम, ग्राम का तद्भव रूप होगा गांव। पौत्र, पौत्र का तद्भव रूप होगा पोता। पंक्ति का होगा पंगत। फिर है चरवण, चरवण का तद्भव रूप होगा चबाना। फिर है चर्म, चर्म का चाम या चमड़ा। गोधूम, गोधूम का होगा गेहूं, गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। और तांबर का होगा तांबा। तो मित्रों ये आपके सामने कुछ कुछ आपको समझाने के लिए ही मैंने ये शब्द लिखे थे। यानी जो आपको 6 नियम बताए थे उनमें यानी अधिकांश शब्द वही है जो हमने जो नियमों में पढ़े थे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और अगर किसी प्रकार की कोई आपको इसमें त्रुटि आपको नजर आए तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।